आज की एक बड़ी खबर यह है कि अयोध्या के मामले पर श्री रविशंकर ने जो बातें स्पष्ट तौर से रखी हैं उससे कई सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आज एक बड़ी खबर है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आज का बड़ा सवाल जो हम अपने दर्शकों के सामने प्रतिदिन रखते हैं ताकि आपकी राय हम जान सकें, इसलिए आज का सवाल पहले आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या अयोध्या मामले पर श्री रविशंकर कोर्ट से बाहर समझौता करा सकते हैं? सवाल एक बार फिर आपके लिए, क्या अयोध्या मामले पर श्री रविशंकर कोर्ट से बाहर समझौता करा सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ ना, हमें एसएमएस कीजिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, हमें एसएमएस कीजिए NN स्पेस नो। अपना एसएमएस हमें भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_, उसके बाद अपनी राय लिखे, हमें ट्वीट कीजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। और डोकलाम में चीनी धोखे की खबर पर सरकार की मुहर। सरकार ने माना चीन बना चुका है हेलीपैड। सरकार ने माना चीन ने की है फौजी तैनाती। न्यूज नेशन ने 20 फरवरी को किया था खुलासा। डोकलाम में चीन ने किस तरह चुपके हेलीपैड बनाने से लेकर तमाम सैन्य साजो सामान का जमावड़ा शुरू कर दिया है। इसकी तस्वीर न्यूज नेशन ने 20 फरवरी को पूरे देश को दिखाई। यहां पर चीन की पूरी उपस्थिति है, यहां पर भी चीन की पूरी उपस्थिति है। एक बम्पर यहां पर भी तैनात है। यहां पर चीन का एक आउटपोस्ट है जो कि पूरे तरीके से तैयार है। यह सड़क पूरी तरह से निर्मित है और इन जगहों पर हेलीकॉप्टर को जब चाहे तब उतारा जा सकता है। और यहां इसी रोड पर आगे आप देखिए, भारत की सीमा के बिल्कुल नजदीक चीन की पूरी सैन्य उपस्थिति यहां पर मौजूद है। और यहां पर भी आर्मर्ड कोर जरूर यहां पर है। न्यूज नेशन ने सैटेलाइट इमेज में दिख रही हकीकत की पड़ताल की कोशिश की थी। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि चीन ने डोकलाम में भारतीय सरहद से चंद मीटर दूर हेलीपैड बनाए हैं। ये 2 हेलीपैड यहां पर है जिसके जरिए चीन अपने साजो सामान को उतार सकता है। ये तीसरा हेलीपैड यहां पर है जहां पर पूरी सैनिक छावनी है। और यहां पर ये जो पूरे बख्तरबंद गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये पूरी तैयारियां हैं जिसे आप मैकेनाइज्ड कोर के तौर पर कह सकते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां कम से कम 1000 सैनिकों के रहने और उनके पूरे साजो सामान का पूरा इलाका यहां पर मौजूद है। ये 2 हेलीपैड यहां पर है और उसके साथ साथ आप इस जगह को देखिए, ये गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जो बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं लाइन से, कतार से। इसके साथ साथ ये आपके पास तोप खाने हैं जो बड़े पैमाने पर यहां पर तैनात किए गए हैं और ये सारे यहां लाइन से रखे गए हैं। ये चीन के तोप खाने यहां पर मौजूद हैं। अब भारत सरकार ने माना है कि पिछले साल डोकलाम में फौज हटाने के बाद दोनों देशों की ओर से दोबारा फौज की तैनाती कर दी गई है। संसद में दिए गए जवाब में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2017 के बाद दोनों तरफ की फौज फिर से थोड़ी दूरी पर तैनात हुई है। दोनों ओर से फौजियों की संख्या कम है, लेकिन सर्दियों में फौज को वहां बनाए रखने के लिए चीन की सेना ने वहां कुछ निर्माण किए हैं, जिसमें चीन ने संतरी पोस्ट, ट्रेंच और हेलीपैड बनाए हैं। सरकार से सवाल पूछा गया था कि डोकलाम को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों में जो दिख रहा है उसकी हकीकत है क्या। इस पर जवाब देते हुए सरकार ने माना है कि ताजा हालात को लेकर चीन के साथ बातचीत लगातार जारी है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने, आखिरकार सरकार भी उन बातों को, उन तथ्यों को मान रही है जिसे न्यूज नेशन ने आपके सामने प्रस्तुत किया था। ये सैटेलाइट इमेजेस, इन तस्वीरों के जरिए हमने आपके सामने स्पष्ट तौर से रखा था कि डोकलाम में चीन की सैन्य परिस्थिति और उपस्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर हम डोकलाम के पास में जो हिंदुस्तानी क्षेत्र है, जहां हिंदुस्तानी आउटपोस्ट है, उसके मुकाबले देखें तो चीन की सैन्य उपस्थिति डोकलाम इलाके में कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा, जिसका प्रमाण हम अपने रिपोर्ट में आपके सामने 20 फरवरी को सामने रख चुके हैं। अब जाकर सरकार भी मान रही है कि 7 हेलीपैड वहां पर चीन ने बनाए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह चीन का इलाका नहीं है, यह भूटान का इलाका है जिस पर विवाद है और चीन लगातार इस पर अपना दावा कर रहा है। यानी कि अब स्पष्ट है कि चीन डोकलाम को हथियाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब इसके साथ साथ आप जरा इस खबर को और विस्तार से समझिए कि चीन की इस नीति के साथ साथ चीन ने अपने रक्षा बजट में 3 गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है। अगर आप भारतीय रक्षा बजट के हिसाब से देखें तो चीन का रक्षा बजट, जिसके बारे में अभी कुछ आंकड़े सामने आते दिख रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। आखिरकार चीन इतना पैसा अपने सामरिक खर्च में क्यों जोड़ रहा है?
एक ऐसा देश जो तिजारत के जरिए अपने आप को मजबूत करना चाहता है, जो एक आर्थिक ताकत है, वो रक्षा पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? जाहिर सी बात है, ये चीन की विस्तारवादी नीति है, जिसे समर्थन देने के लिए इस पैसे की आवश्यकता है। चीन के रक्षा बजट में करीब 8% का बम्पर इजाफा। चीन अपने रक्षा बजट में करेगा भारी बढ़ोतरी। चीन साल 2018 में अपना रक्षा बजट 8.1% बढ़ाने जा रहा है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस में रक्षा बजट में 8.1% के इजाफे का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके मुताबिक अब चीन का सालाना रक्षा बजट 175 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। चीन के रक्षा बजट में यह इजाफा पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। चीन का पिछला रक्षा बजट ही भारत से 3 गुना ज्यादा था। ऐसे में चीन का लगातार रक्षा बजट में इजाफा करना भारत के लिए परेशानी की वजह साबित हो सकता है। चीन ने पिछले साल अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 164 अरब डॉलर किया। 2013 के बाद ये तीसरा मौका है जब चीन ने अपने रक्षा बजट में इतनी बढ़ोतरी की। 2016 में चीन के डिफेंस बजट में 7.6% और 2017 में 7% का इजाफा किया गया। पिछले कुछ वक्त से चीन अपना रक्षा बजट जीडीपी के हिसाब से बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका करता है। इसके बाद चीन का नंबर आता है। अमेरिका का रक्षा बजट 602.8 अरब डॉलर। चीन का रक्षा बजट अमेरिका के मुकाबले 4 गुना कम है। लेकिन जानकारों का दावा है कि चीन ने अपने रक्षा बजट को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें हेरफेर किया गया है। चीन का बजट जो उन्होंने अनाउंस किया अभी 1.1 ट्रिलियन युआन का अनाउंस किया है, 8.1% की उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये उससे ज़्यादा हुई है, क्योंकि कई चीज़ें चीन का जो सिस्टम है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके डिफेंस बजट में दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन अपने रक्षा बजट में इतने बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी क्यों कर रहा है? आखिर चीन का मंसूबा क्या है? क्या भारत की बढ़ती सामरिक ताकत, कोरियन प्रायद्वीप में तनाव और अमेरिका से सामरिक चैलेंज, इन तीनों एजेंडों को ध्यान में रखकर चीन बड़े फैसले कर रहा है? लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि चीन के जो थ्रेट्स हैं, चीन के जो एस्पिरेशंस हैं, वो सिर्फ इंडिया ही नहीं है, उसके काफ़ी सारी और जगह भी हैं। कोरिया है, ताइवान है, साउथ चाइना सी है। जानकारों का दावा है कि ड्रैगन दुनिया में सैन्य ताकत में नंबर 1 बनने की ख्वाहिश पाले बैठा है। वो सामरिक और डिफेंस रिसर्च में इजाफा कर अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाह रहा है। ऐसे में भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है। चीन के बढ़ते रक्षा बजट से भारत की चिंताओं का बढ़ना लाजमी है। जिस तरह से चीन ने सीमा से लेकर समंदर तक भारत के खिलाफ फ्रंट खोल रखे हैं, उसे देखते हुए भारत को भी अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर कमर कस लेनी चाहिए। वीडियो शत्रुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब दरअसल इस पूरी बात को इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें आजीवन राष्ट्रपति बना दिया गया है। यानी कि माओ सेतुंग के बाद शी जिनपिंग दूसरे ऐसे नेता हैं जो चीन को आजीवन अपना नेतृत्व देते रहेंगे। शी जिनपिंग ने सबसे पहले राष्ट्रीयता के मुद्दे को चीन की जनता के सामने एक घुट्टी के तौर पर प्रस्तुत किया, और इस राष्ट्रीयता की पहली सीढ़ी है विस्तारवादी सोच। और विस्तारवादी सोच को अगर अंजाम देना है तो रक्षा बजट को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझते हुए अब आप शी जिनपिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शी जिनपिंग न सिर्फ चीन को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं, बल्कि दरअसल दुनिया में अमेरिका को हटाकर सुपर पावर का स्थान हासिल करना चाहते हैं। और यह सब कुछ उसी कड़ी की श्रृंखला है। शी जिनपिंग चीन के सुपर पावर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को असीम शक्ति मिली, तो मुल्क के अंदर से लेकर दुनिया भर में ये सवाल कौंधने लगे कि अब जिनपिंगवाद के रास्ते पर चीन की दिशा क्या होगी। चीन में एक तबका इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं चीनी मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है
कि जिनपिंग राज में चीन का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है और आगे भी जारी रहेगा। माओ के बराबर या यूं कहें तो जिनपिंग के खत में इजाफे के दो बड़े एजेंडे हैं। एक है आर्थिक और दूसरा सामरिक, जिसके जरिए उन्होंने राष्ट्रवादी छवि बनाई और सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के सुपर पावर बन गए। जिनपिंग के विचारों को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। अब आपको समझाते हैं जिनपिंग को मिली ताकत के क्या मायने हैं। जिनपिंग अब माओ और देंग से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी पर शी जिनपिंग को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं शी जिनपिंग। जिनपिंग कोई भी फैसला खुद ले सकेंगे और इसे लागू भी करवा सकेंगे। जिनपिंग की बढ़ती ताकत का असर चीन की नीतियों में भी दिखेगा। बताया जा रहा है कि जिनपिंग को पावरफुल बनाने में चीनी मीडिया का अहम रोल रहा। चाहे CPEC हो, वन रोड वन बेल्ट, समंदर में अमेरिका जैसी महाशक्ति से टकराव, चीनी मीडिया में दिखाया गया कि चीन का दबदबा न सिर्फ एशिया बल्कि जिनपिंग राज में पूरी दुनिया में बढ़ा है। दुनिया भर के देश चीन के साथ व्यापार करने के लिए आगे आए हैं। इसे सबसे बड़े आर्थिक सुधारों के तौर पर देखा गया। साल 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। सुपर पावर बनने के बाद शी जिनपिंग ने जो एजेंडा पेश किया उसके मुताबिक चीन को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बनाना, 2035 तक चीन को सबसे विकसित और मजबूत देश बनाना, 2049 तक एडवांस सोशलिस्ट देश के तौर पर चीन को खड़ा करना, वन बेल्ट वन रोड का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ाने का विजन पेश किया। चीन अपने विस्तारवादी नीतियों से पीछे नहीं हट सकता। यही वजह है कि जिनपिंग राज में भी भारत समेत दुनिया भर के कई देशों से चीन के रिश्ते बेहद तल्खी भरे रहे और अब जिनपिंग की ताकत में सुप्रीम इजाफा हुआ है तो इसका असर कूटनीतिक नीतियों पर भी पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए वो उस खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खबर है और वो ये कि अयोध्या विवाद को लेकर अब जहां 14 मार्च से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है, वहां सुनवाई से ठीक पहले श्री रविशंकर, जिन्होंने मध्यस्थता की बात की थी, एक नए फॉर्मूले को लेकर सामने आए हैं। उनका यह कहना है कि अदालत के फैसले से एक पक्ष को नाराजगी होगी और वो एक पक्ष जो नाराज होगा वो दरअसल हिंदुस्तान के पूरे देश के मिजाज को खराब कर देगा। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में श्री रविशंकर ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने रवैये को बदलना चाहिए और साथ ही साथ सबको मिलकर इस रास्ते का हल निकालना चाहिए। बातचीत ही वो जरिया है जिससे इस पूरे मसले का हल निकल सकता है और अगर कोर्ट के फैसले से इस मसले का हल निकालने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान में सीरिया जैसे हालात बन जाएंगे। अयोध्या विवाद पर पूरे देश की नजरें सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर टिकी हैं। हालांकि अदालत के बाहर सुलह की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये और बात है कि अभी तक इन कोशिशों का कोई मुकम्मल नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। ऐसे में श्री रविशंकर ने एक बार फिर फॉर्मूले पेश किए। अदालत की पहल पर सुलह ही आखिरी रास्ता क्यों है, इस पर उनकी दलील भी सुने। जो भी न्यायालय का यदि ऐसा निर्णय आता है तो न्यायालय को तो छोड़ दिया, आपस में दोनों समुदाय के बीच में सिविल वॉर की जैसी परिस्थिति आ जाएगी। इतना नफरत आ जाएगा, गांव-गांव में लोग दूसरे समुदाय को नफरत की दृष्टि से देखेंगे। न्यूज़ नेशन से बातचीत में श्री रविशंकर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने ही सुलह का मौका दिया तो बोर्ड पीछे क्यों हटा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कही है, दोनों पक्ष आपस में बैठ के इसका समाधान करिए। ये बात सुन नहीं रहे, अब आगे का उनका निर्णय पर सुनेंगे ये भरोसा भी मुझे नहीं है। श्री की माने तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में कोई रोड़ा नहीं है। आपसी सौहार्द के लिए सभी पक्षों को एक साथ आना चाहिए। भारत के हर प्रजा को सबको साथ लेके चलने के पक्ष में हूँ। तो मैं सबसे अनुरोध यही करूँगा कि इस देश को ऐसा मत कर दीजिएगा जहाँ पर यहाँ पर लोगों के दिलों में, लोगों के जीवन में, देश में आघात और हिंसा बढ़े। इससे पहले मौलाना सलमान नदवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के बाहर मस्जिद का फॉर्मूला रखा था, जिसके बाद उन्हें बोर्ड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में श्री के नए फॉर्मूले के बाद सुलह से बयानों का संग्राम भी छिड़ गया। हालांकि राम जन्मभूमि विवादित मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है, जिसमें पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।
वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। श्री रविशंकर को सरकार का भी समर्थन हासिल है और तमाम हिंदू दलों का भी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि श्री रविशंकर जो आज बात कह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान वाकई में गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है? इसलिए आज हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अयोध्या मामले पर श्री रविशंकर कोर्ट से बाहर समझौता करा सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं ट्विटर के जरिए #NN_। उसके बाद अपनी राय लिखिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। श्री रविशंकर ने आज जिस तरह की चेतावनी सबके सामने रखी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक बार फिर से चेताया है, इसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कई बातें सामने रखी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्री रविशंकर की बातों को लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा होता दिख रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान उनका है, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुसार और भारत के कानून के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई है अदालत की। अब अगर अदालत की कार्रवाई करने पर भी सीरियस ऐसे हालात पैदा होने की वो धमकी दे रहे हैं, तो फिर क्या लोग हर चीज़ सरेंडर करते चले जाएंगे? क्या संविधान में दिए गए अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है? तो ये तो बहुत ही गलत बात उनकी है, तो उकसा रहे हैं लोगों को। जहाँ तक अयोध्या का मसला है, मैं समझता हूँ कि ना तो श्री जी को सरकार की तरफ से कोई पहल करने के लिए कहा गया था, ना ही किसी धार्मिक संगठनों ने उनको समर्थन दिया था कि इसके मसले के हल को निकाला जाए। ये बात ठीक है कि मसले का हल निकलना चाहिए, ये राष्ट्र हित में इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन हमें इसका ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि मध्यस्थता करने वाले कौन है और किसकी तरफ से है। समझौते में सबसे बड़ा रोड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जो कट्टरपंथी मानसिकता है उससे बाहर निकल नहीं रहा और वो देश के माहौल को खराब कर रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों को हिंदुस्तान में बैन करना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। श्री रविशंकर ने तो पहल की कि इस पूरे मामले का समझौते का एक रास्ता निकले, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही यहां पर विलेन बनाने की पूरी तैयारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई अपनी अपनी दलील लेकर सामने है। राम मंदिर विवाद पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 मार्च से शुरू होने वाली है, जो कि रोजाना सुनवाई होगी। लेकिन इसमें हर किसी की दलील क्या है, जरा ये देख लीजिए, क्योंकि ये दलील ठीक उसी तरह है जिस तरह से नाव में तैरती ये बातें हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि हाईकोर्ट का फैसला कानूनी सबूतों के बजाय आस्था की बुनियाद पर है और इसलिए हाईकोर्ट के फैसले की बात नहीं मानी जा सकती। समझौते से मसले का हल नहीं निकल सकता। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही उसे मंजूर होगा। आइए अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं दूसरी दलील क्या है। जी हाँ, रामलला विराजमान जो दूसरी संस्था जिसमें पूरी बड़ी पार्टी है, उसका कहना है कि पुरातत्व साक्ष्य मंदिर के पक्ष में है। इसके साथ साथ अब इस विवाद पर कहीं कोई जरूरत नहीं है कि कोई वाद आगे बढ़े। राम जन्मभूमि हिंदुओं की संपत्ति है, इसलिए राम जन्मभूमि को हिंदुओं को दे देना चाहिए। अयोध्या मामले पर जन्मस्थली, अयोध्या भगवान की जन्मस्थली है, यह निर्मोही अखाड़ा का कहना है और अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, इसलिए लिहाजा मुस्लिम इस पर से अपना दावा छोड़ दें। ये अयोध्या विवाद पर बात सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने भी माना है कि भगवान राम की जन्मभूमि वही है। निर्मोही अखाड़ा का ये तमाम कहना है। इसके साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इसमें बाद में अब उन्होंने अपनी दलील के साथ अपनी जगह बना ली है, उनका ये कहना है कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ था उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए भगवान राम का जन्मदिन, जन्मस्थान वही हो सकता है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन भगवान राम के जन्मस्थली को बदल पाना बिल्कुल मुश्किल है। और आखिरी में शिया वक्फ बोर्ड जो है वो बाबरी, उसका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद शियाओं की मस्जिद है, क्योंकि शियाओं ने बाबरी मस्जिद को बनाया था और वो जमीन शियाओं की थी। ऐसे में विवादित स्थल पर जो मंदिर बना हुआ है उसे वहां पर वापस पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और मस्जिद को लखनऊ में ले जाकर बनाया जा सकता है। ये तमाम दलीलें हैं जो आज प्रस्तुत की जा रही हैं और इसीलिए आज हम आपके सामने एक बड़ा सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या श्री रविशंकर जिस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस फॉर्मूले के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाया जा सकता है। जी हां, सवाल एक बार फिर आपके सामने, क्या अयोध्या मामले पर
श्री श्री रविशंकर कोर्ट से बाहर समझौता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो कृपया हमें एसएमएस कीजिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना कृपया एसएमएस कीजिए NN स्पेस नो। अपना एसएमएस हमें भेजिए 56070 पर 56070 पर। अपनी राय आप हमें ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं #NN_, और उसके साथ अपनी राय लिखकर हमें भेजिए। आपकी राय हम प्रस्तुत करेंगे। और आइए अब जरा बात करते हैं कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार मानती है कि अगर पूरे प्रदेश में राम राज्य स्थापित करना है तो यह आवश्यक है कि तमाम बदमाशों और गुंडों को गोलियों के घाट उतार दिया जाए। जी हां, यह बात इसलिए कही जा रही है कि खुद उप मुख्यमंत्री का यह मानना है कि पिछले 10 महीने में तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों पर एनकाउंटर के जरिए मारा गया है जो क्राइम ग्राफ में सबसे ऊपर हैं। और यह बात इसलिए भी पुष्ट होती है कि तकरीबन 5500 लोग ऐसे हैं जिनको जमानत पर बरी होना था, लेकिन अब वो बाहर आना नहीं चाहते जेल के, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो जेल के बाहर आ गए तो उन्हें निपटा दिया जाएगा। तो यह है उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने का नया फॉर्मूला। सड़क पर पड़ा माउजर, घेरे में कारतूस और बिखरे खून के निशान। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की, जहां सर्राफा कारोबारी को लूट कर भाग रहे 2 लुटेरों की शामत आ गई। पुलिस की कार्रवाई में एक को गोली लगी और बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों को धर दबोचा। मुठभेड़ की ताजा तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि यूपी में क्राइम पर किस तरह प्रहार हो रहा है। 10 महीने में 3089 मोस्ट वांटेड गिरफ्तार हुए हैं। 43 बदमाश मारे गए हैं, इसमें 50% इनामी बदमाश थे। 10 महीने में 5409 बदमाशों ने बेल रद्द करवाई है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह कह रहे हैं कि ये पुलिस एनकाउंटर नहीं कर रही बल्कि आत्मरक्षा में गोली चला रही है। प्रभावी कदम उठाएं, और यही कारण है कि हमने इतने सारे पुलिस को क्रैकडाउन, हम उसको मुठभेड़ नहीं कहते हैं, हम उसको क्रैकडाउन कहते हैं। हमने क्रैकडाउन किया है उन अपराधियों पर, और उन अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। आप सोचिए कि 3000 से ज्यादा गिरफ्तार व्यक्ति हुए हैं, और उसमें से मात्र 43 ऐसे हैं जिन्होंने हम पर अटैक किया, हम पे गोलियां चलाई, और हमारे पुलिस को, हमारी स्थानीय पुलिस को, हमारी पुलिस टीम को उन गोलियों के कारण अपनी रक्षा के लिए करना पड़ा। यूपी पुलिस दावा कर रही है कि अभियान से अपराध में अंकुश लगा है, लेकिन विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। पहली बार मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर करने के लिए बनी है। वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गई है, किनका वो पुलिस को खुद नहीं पता है। इनकाउंटर होने के बाद उनसे पूछा जाता है किसका किया, तो वो अपनी बाएं झांकने लगते हैं किया किसका मैंने। फिलहाल सबसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। पूर्वोत्तर के 3 पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं, और यूं कहा जाए कि बातें कही जा रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अब बिना रोक टोक के आगे बढ़ता चला जाएगा। आज बजट सत्र की शुरुआत के समय संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का जो स्वागत हुआ वो अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है। 3 दिन पहले उत्तर पूर्व में बीजेपी को मिली चुनावी जीत का जश्न थम नहीं रहा है। उत्तर पूर्व के चुनाव में जीत के बाद सड़क से शुरू हुआ बीजेपी की जीत का जश्न पार्टी दफ्तर तक पहुंचा, और फिर विजय उत्सव की ये तस्वीर संसद भवन परिसर में भी दिखी। उत्तर पूर्व के 2 राज्यों और खासकर त्रिपुरा में बीजेपी चुनावी जीत हासिल करने के बाद जबरदस्त उत्साह में है, और पार्टी जीत के इसी जज्बे को उत्तर से दक्षिण तक ले जाना चाहती है। उसकी एक झलक आपको इन तस्वीरों से मिलेगी जब पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, पार्टी उसे विजय उत्सव के रूप में मना रही है। और आप देखिए संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर नारा भी लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं और संसदीय दल के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जीत के उत्साह से भरे नारे तब थमे जब पीएम मोदी कार से उतरकर आगे बढ़े।
पीएम मोदी सीधे अमित शाह के पास पहुंचे। वहां एक के साथ एक बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्ष खड़े थे। सबसे पहले अमित शाह, उसके बाद राजनाथ सिंह और फिर नितिन गडकरी ने पीएम का अभिवादन किया। फिर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के आग्रह पर पीएम मोदी ने सबके साथ खड़े होकर तस्वीर भी खिंचाई। संसद भवन के परिसर में मोदी सरकार के इस फोटो सेशन के पीछे एक और सियासी संदेश दिखा। इस तस्वीर में गौर करें तो सभी बीजेपी नेताओं के गले में उत्तर पूर्व के परिधान से जुड़ा अंग वस्त्रम है, जिसे पटका कहा जाता है। आमतौर पर बीजेपी के नेता पार्टी के कार्यक्रमों में या तो केसरिया रंग के पटके पहनते हैं या फिर बीजेपी के 2 रंगों वाले पटके पहनते हैं। लेकिन उत्तर पूर्व की जीत के बाद बीजेपी सांसदों के परिधान में बदलाव दिखाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब बीजेपी इसी उत्साह के साथ दक्षिण का सियासी किला भी फतह करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। दरअसल त्रिपुरा में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसने प्रदर्शित किया है कि भारतीय जनता पार्टी किस बड़ी सोच और नीति के साथ अपने तमाम चुनावों को लड़ने के लिए मैदान में उतरती है। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये कहती है कि अगर कर्नाटक के चुनाव जीतने हैं तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। अगर मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे है। अगर 2019 की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं है। इस आत्मविश्वास के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रणनीति ही नहीं है, बल्कि एक सोची समझी पूरी विस्तृत योजना भी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि आज जिस तरह से स्थितियां दिख रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का रास्ता बहुत ही आसान है। और यह रास्ता इसलिए भी आसान है क्योंकि 21 राज्यों पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, 2014 से लेकर 2018 तक मोदी और शाह की जोड़ी ने हिंदुस्तान के नक्शे पर बीजेपी को 4 राज्यों से बढ़ाकर 21 राज्यों तक पहुंचा दिया है। बीजेपी का दावा है कि अखिल भारत में कमल के कब्जे की यात्रा अभी जारी रहने वाली है। बीजेपी चाहे त्रिपुरा की जीत का भव्य जश्न मना रही हो, लेकिन मिशन 2019 में अपना टारगेट पाने के लिए बीजेपी को अभी काफी मेहनत करनी है। अगले लोकसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के लिए बीजेपी को आने वाले सभी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत बरकरार रखनी होगी। इस नक्शे के जरिए समझें तो 2019 के चुनाव से पहले 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसमें कर्नाटक पहले नंबर पर है, जहां मई 2018 से पहले चुनाव होना जरूरी है। इसके बाद 3 और राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, जहां जनवरी 2019 से पहले चुनाव होना है। इन राज्यों में से 3 राज्य तो फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन कर्नाटक पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए कर्नाटक समेत बाकी के तीनों राज्यों में जीत दर्ज कर 2019 के लिए रास्ता साफ करना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटक से जरा भी कम अहम नहीं है। अभी जो चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के होने जा रहे हैं, ये ट्रेलर बनेंगे आगे के लोकसभा चुनाव के लिए। इसका रिजल्ट तय करेगा कि आगे भविष्य में मोदी जी के लिए क्या है या दूसरी पार्टियों के लिए क्या है, वो उस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये और बात है कि बीजेपी अपने कब्जे वाले राज्यों में वापसी को लेकर बेफिक्र दिखना चाहती है और फिलहाल पूरा जोर दक्षिण में कर्नाटक के किले को फतह करने में लगा रही है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन चारों राज्यों के चुनावों में बड़ी से बड़ी जीत दर्ज की जाए, ताकि 2019 की जंग आसान हो सके। टीम न्यूज नेशन। हालांकि अभी जो सूरत हाल है, अगर आप उस पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का ये आत्मविश्वास आपको गलत नहीं दिखाई देगा। और वो इसलिए क्योंकि अगर आज भारत के नक्शे पर आप नजर डालें तो देश के 77% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 70% हिंदुस्तान की आबादी आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में रह रही है। अगर आप इस आबादी का आंकड़े सामने रखें तो आप वाकई में दंग रह जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों की अर्थव्यवस्था में तकरीबन 59% की हिस्सेदारी, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की 59% हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आती है। 21 राज्यों में जो एनडीए की फिलहाल ताकत है, उसके आधार पर देश में बीजेपी के 274 सांसद मौजूद हैं और 21 राज्यों में
एनडीए की सरकारें हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दलों की। 21 राज्यों में बीजेपी के 241 सांसद हैं। यानी कि आप समझ जाइए कि जादुई आंकड़ा 245 है, लेकिन उसके आसपास आज बीजेपी के पास सांसद हैं। अब आइए जरा हम आपको बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, यानी कि अब गुंजाइश वहां पर बहुत कम है। तो दिक्कत अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या है, हम आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं और चारों की चारों सीटें आज बीजेपी के खाते में हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। उसके साथ हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें आज बीजेपी के पास हैं। राजस्थान में 23 सीटें हैं जो कि बीजेपी के पास हैं। 25 में से 25 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं। इसके साथ साथ अगला राज्य देखिए उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 70 सीटें बीजेपी के पास हैं और 2 सहयोगियों के पास मिलाकर 72 सीटें हो जाती हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें से 33 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास हैं, माफ कीजिए एनडीए के पास हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 26 सीटों पर एनडीए का कब्जा, यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का। 26 सीटें गुजरात में और 26 की 26 सीटें आज बीजेपी और सहयोगी दलों के हाथ में हैं। महाराष्ट्र की 46 सीटों में से 40 सीटें आज बीजेपी और सहयोगी दलों के पास हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीटें आज एनडीए के पास हैं। झारखंड की 14 में से 12 सीटें आज एनडीए के पास हैं। और उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो असम में 14 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें आज एनडीए के पास हैं। अरुणाचल की 2 में से 1 सीट आज एनडीए के पास है। मणिपुर में अभी एक भी खाता नहीं खुला है, लेकिन वहां भी अब खाता खुलने के आसार हैं। और नागालैंड की 1 सीट है, उस पर भी बीजेपी काबिज है। आंध्र प्रदेश की 17 सीटों पर आज बीजेपी है, जबकि कुल 25 सीटें हैं। सिक्किम में 1 सीट है, जहां पर अभी कोई खाता नहीं खुला है भाजपा का। और गोवा में 2 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी है। मेघालय में 2 सीटें हैं, उनमें भी बीजेपी है। यानी कि आज जो आपके सामने जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी उन तमाम राज्यों में जहां उसका शासन है, वहां उसकी चरम पर है। यानी कि अगर मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, 80 सीटें हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, 72 सीटें आज एनडीए के पास हैं। ऐसे में क्या 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 लाना पड़ेगा? अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कहां से ज्यादा सीटें लाएगी? आप दिल्ली की बात करें, 7 सीटें आज बीजेपी की दिल्ली में हैं। अब 7 से और आगे आंकड़ा कहां बढ़ सकता? राजस्थान की बात कीजिए, आंकड़ा कहां बढ़ेगा? मध्य प्रदेश की बात कीजिए, आंकड़ा कहां बढ़ेगा? आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, आंकड़ा कहां बढ़ेगा? ऐसे कुल 120 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा बढ़ा सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज है, उसमें से कुछ सीटें कम तो होगी ही। हम ये मानते हैं कि आज विपक्ष बहुत ही बुरे हाल में है, इसके बावजूद कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जरूर होगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास विरोध के नाम पर बहुत कम है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काफी ऊपर उठी हुई है। इसलिए और ऊपर उठने का रास्ता शायद भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ देश की सियासत की तस्वीर बदल दी। 2014 से 4 साल के अंदर पूरा पासा पलट गया। जिस कांग्रेस की कभी देश के 25 सूबों में सरकार थी और बीजेपी बमुश्किल 4 राज्यों में दिखाई पड़ती थी, वो तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। अब बीजेपी 21 सूबों में है और कांग्रेस 4 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। हिंदुस्तान के नक्शे पर देखें तो बीजेपी के सामने अब सिर्फ 6 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें एक चुनौती तो कांग्रेस के रूप में कर्नाटक में है, तो दूसरी पंजाब में है, तीसरी चुनौती दक्षिण भारत के तमिलनाडु में है, चौथी चुनौती केरल में है, 5वीं चुनौती ओडिशा में है और 6ठी चुनौती पश्चिम बंगाल में है। इन 5 राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर क्षेत्रीय दलों की सरकार है और यही बीजेपी के लिए नई चुनौती है।
बड़ी चुनौती ये कि जिन 6 राज्यों में बीजेपी को अभी किला फतह करना बाकी है, वहां कायम सरकारें बीजेपी से मुकाबले के लिए एकजुट होने की कोशिश भी कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों से हमारे स्थानीय पार्टी के लोग भी बातचीत कर रहे हैं, बड़े स्तर पर भी बातचीतें चल रही होंगी। चाहे वो तेलंगाना के केसीआर सरकार हो या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, ओडिशा के नवीन पटनायक हो या फिर उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी, ये सभी दल बीजेपी से मुकाबले के लिए एक साथ आने की या तो कोशिश में है या एकजुटता दिखा रहे हैं। तो कल ममता दी had a very nice discussion with Chief Minister of Telangana. Then in the evening she had another discussion, very fruitful discussion with Mr. Stalin. So all these discussions are taking place. So coordination जो हो रहा है सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, at one level with the leaders and the second level of leaders. All these discussions are happening. फिलहाल बीजेपी को इन नए मोर्चों से कोई खतरा नहीं दिखता, लेकिन 2019 से पहले अगर राज्य में होने वाले चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहे तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने आप से है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को अपने परफॉर्मेंस को 2014 के मुकाबले और ज्यादा बेहतर करना है। अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि आज कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। आज शायद कांग्रेस जिस स्थिति में है वैसी स्थिति में कांग्रेस कभी नहीं रही, लेकिन इसको क्या कहेंगे? कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर को अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी, और वो इसलिए क्योंकि कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर्स ने कांग्रेस पार्टी पर यह केस किया है कि काम जो करवाया गया है उसका पैसा कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है। क्या आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति दिल्ली में इतनी खराब हो गई? ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है। रसूख के प्रतीक, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों की कुर्की के किस्से शायद ही आपने सुने हों। तस्वीरें दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर की हैं। दिल्ली पुलिस दफ्तर को कुर्क करने के लिए पहुंची। 30 तारीख कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं जिसमें कहा गया है कि जो दिल्ली कांग्रेस का मुख्यालय है राउज एवेन्यू में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, इसके नीलाम करने के आदेश दिए हैं। आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस का ये करीब 14 साल पुराना दफ्तर है। मामला 95 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाने का है और कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई हो रही है। आर्किटेक्ट के सर्टिफाइड बिल थे, 2004 में आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड बिल करके दिए थे पेमेंट करने के लिए इन लोगों को। इन लोगों ने वो पेमेंट नहीं करा। पुलिस और अधिकारी कुर्की के लिए तो पहुंचे, लेकिन दफ्तर के अंदर नहीं जा पाए। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। यहाँ काफी कार्यकर्ताओं की भीड़ है और मेरे को ताला बंद मिला अंदर से। लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। देखिए साहब, हम तो खुद अपने ऑफिस में जाने के लिए बाहर खड़े हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, एक बार आप कैमरे को आप घुमा के देखिए कि यहाँ पे अंदर से ही ताला बंद है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुर्की की कार्रवाई सियासी साजिश है। पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे कदम के जरिए सरकार पार्टी के मनोबल को तोड़ना चाहती है। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रही जरा मौसम की बात कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस साल गर्मी प्रचंड पड़ने वाली है। तमाम रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में आमतौर पर तापमान 1.5 से 2.5 डिग्री तक औसत से ज्यादा रहने वाला है, यानी कि गर्मी प्रचंड पड़ने वाली है। लेकिन गर्मी के ठीक पहले राहत की बात यह रही कि आज पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर कश्मीर की बात कर लीजिए, हर जगह जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और इस बर्फबारी से किसानों को बस इतना आस बंधती दिख रही है कि शायद पानी उतना कम नहीं होगा जितना आशंका थी। मार्च के महीने में आसमान से बरसी आफत। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। ये मार्च के महीने में हुए कुदरत के उलटफेर की तस्वीरें हैं। यह तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है, जहां भारी बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। बाबा केदारनाथ के मंदिर के आगे भारी बर्फ जमा हो गई है।
बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण कार्यों को भी रोकना पड़ा है, लेकिन पर्यटकों ने इस बेहद खूबसूरत नजारे का भरपूर लुत्फ उठाया। उत्तरकाशी में भी सब कुछ सफेद हो गया है। जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ है। रास्तों पर कई इंच बर्फ जमा हो गई है, जिससे लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो गया है। पहाड़, पेड़, सड़क और मकान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ की है, जहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी से एक बार फिर इलाके में ठंड लौट आई है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मार्च से लेकर मई के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का औसत तापमान पिछले साल के मुकाबले 1.5 डिग्री तक ज्यादा होगा। यानी साफ है कि बर्फबारी की यह तस्वीरें आपको सुकून तो पहुंचा सकती है, लेकिन आने वाले दिन झुलसाने वाली गर्मी पड़ने वाली है, ये बात तय है। न्यूज़ नेशन। तो चलिए जाते जाती ठंड की कुछ अच्छी तस्वीरें अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि गर्मी तो प्रचंड पड़ने ही वाली है। आज हमने आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, जो कि देश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश में आस्था के तौर पर भी बड़ा सवाल है। आज का सवाल हमने आपसे पूछा था, क्या अयोध्या मामले पर श्री रविशंकर कोर्ट से बाहर समझौता करा सकते हैं? आपने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी ली है और जो जवाब है वो सामने है। 56% लोग मानते हैं कि हाँ, श्री रविशंकर सफल हो सकते हैं, जबकि 44% लोग मानते हैं कि श्री रविशंकर सफल नहीं होंगे, यानी कि उनकी सफलता को लेकर जरा सवाल हैं। आपने इससे बहुत सारे लोगों ने आज ट्विटर पर अपनी राय सामने रखी है। पायल गाबा जी हैं, जिनका कहना है कि श्री के पास इस मुद्दे को सुलझाने का नजरिया है। इस फॉर्मूले से सभी पक्ष की जीत होगी। इसके अलावा और कई ट्वीट्स हैं जो सामने आए हैं। अगला ट्वीट आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। अयोध्या का मुद्दा कभी ना सॉल्व होने वाला एक मिस्ट्री है। सुदीप मौर्य जी का कहना है, श्री कभी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बना पाएंगे। सुदीप मौर्य जी बहुत आशान्वित नहीं है। अगला ट्वीट हम आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। श्री के कदम की सराहना की जानी चाहिए। भाईचारा बढ़ा रहे हैं, इसलिए सहमति जरूरी है। सुमित कुमार अंधेर जी की ये ट्वीट और ये बात आपके सामने रखी हमने। गौरव कुमार जी कहते हैं कि श्री रविशंकर इस मामले में समझौता नहीं करा पाएंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा नजदीकी से लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि समझौता हो पाएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ऐसे बड़ा तबका भी है जो मानता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर श्री रविशंकर सफल नहीं हो पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।